गए जरूर थे शारीरिक रूप से, लेकिन मैं समझती हूँ आधिकारिक रूप से आज भी हमारे बीच में हम इस अधिकार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा हैं, जीवित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मरे जितना जितना समय गुजरता जा रहा है वो इतना इतना जीवित होते जा रहे हैं। पहले उनको जानने की संख्या कम थी, अब उनको जानने, उनको मानने और उनको समझने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितने ज्यादा समय बीतता जा रहा है इतने ज्यादा जीवित होते चले जा रहे हैं। विश्व स्तर पर उनकी ख्याति जा रही है, उनके कामों की चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। आज मैं इस मंच से एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी। आयोजकों के हाथ पैर पूरे 8 दिन तक थकान से चूर हो जाते हैं कार्यक्रम के बाद। इस मंच पर किसी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे किसी का नाम नहीं है, किसी की तस्वीर नहीं है। बेनाम गुमनामी से मेहनत करने वाला पहला ये मंच बना है। ऐसे गुमनाम लोग जिन्होंने क्रेडिट लेने में लाइन में सबसे पीछे अपना नाम रखा कि नहीं, अब रखा भी ना जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। और ऐसा पहली बार मंच हुआ है। ये पूरे देश के उन दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचितों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि एकजुट हो जाए, क्योंकि नेताओं की लड़ाई रहती है कि मेरे संगठन मेरे बैनर के नीचे आओ। नहीं जी, मेरा बैनर होना चाहिए। एक इतना सा नाम कितने दिन चलेगा, कितने घंटे रहेगा, उस लालच में हम क्या करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और ये इतना बड़ा समाज डूबता चला जा रहा है। इस धक्का मुक्की में समाज को धक्का मार दिया नेताओं ने। आज यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री और एमपी आए, लेकिन उनके साथ 100 लोग भी नहीं आए। मुझे दुख हुआ देखकर, बहुत दुखता है। एक बात बोलूं, अगर रिजर्व सीटें ना होती तो ये एमपी एमएलए भी नहीं बनती। इनकी ये योग्यता बताती है। जिस एमपी के पीछे अगर 100 लोग ना चल रहे हैं, उसका विश्वसनीयता अगर 100 लोगों में भी नहीं है, तो ये साबित हो जाता है कि सिर्फ तुम रिजर्व सीटों की वजह से संसद में गए, विधानसभा में गए, तुम्हारी अपनी पकड़ पहचान में तुम्हारे अपने चेहरे की कोई पहचान नहीं है। बहुत खेद की बात है कि दिल्ली करोड़ों लोगों से भरी हुई है, लेकिन वो आज यहां नहीं पहुंचे। या तो हम उन तक पहुंचा नहीं पाए, ये बात के आज कार्यक्रम है, या जिनको पता था और जानकर नहीं आए तो वो रजाई की गर्मी ले रहे हैं। और हम कड़कती सर्दी में आज भी रात को 2 बजे तक गांव-गांव जाकर के कल को बसे भरने का इंतजाम करेंगे। रोटी हाथ नहीं लगी है सुबह से, पानी नहीं पिया, सूख रहा बोलते बोलते। इस आयोजन में सबसे बड़ा काम और मेहनत करने वाले प्रदीप वर्मा जी, उनका कहीं नाम नहीं है, मुझे पता है, ना बैनर पे है ना उनकी तस्वीर है। हर कोई कहता है चाहे इतना सा लग जाए, मेरा फोटो लग जाए, किसी और को नजर आए ना आए, लेकिन खुद चश्मा लगा तो पहले अपना फोटो ढूंढेगा मेरा कहाँ है। खुद को दिखाने के लिए, खुद की मन की संतुष्टि के लिए और केवल 60-70 साल जीने के लिए। क्यों इस समाज को लुटवा रहे हो? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर उनके समकालीन जितने लोगों ने मेहनत की या उनसे पहले जितने महापुरुषों ने मेहनत की, उनकी मेहनत का भरा बाल्टी में जो शहद चाट के खत्म कर रहे हो, नीचे से भी छेद कर रहे हो निकम्मे बनकर, क्या यह समाज तुम्हें माफ कर देगा? क्या तुम इस समाज के कर्जदार नहीं हो? मैं अपने आप को उस दिन से समाज का कर्जदार मानती हूँ जिस दिन मैंने स्कूल में छात्रवृत्ति ली थी। उस दिन से कर्जदार मानती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैंने छात्रवृत्ति ली। अगर छात्रवृत्ति ना होती तो मेरे गरीब माँ बाप मुझे आगे तक नहीं पढ़ा पाते। अगर मैंने जबान सीखी, मैंने शब्द सीखे, मैंने समाज को देखा, अगर मैंने किताबें पढ़ी, महापुरुषों को पढ़ा, तो यह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार की बदौलत पढ़ा। वरना माँ बाप तो पैदा मेरे दादी दादा ने भी बहुत बच्चे किए थे, मेरे परदादा ने भी बहुत बच्चे किए थे, चित्रों में रहते थे, गांव की दहलीज के पीछे रहते थे। अरे कब तक लुटवाओगे इस समाज को? मैं आम जनता से नहीं कह रही, आम जनता मासूम है, भोली है। तुम्हारा दुश्मन एक रात पहले जाके लड्डू में उसका वोट ले लेता है, एक रात पहले जाकर साड़ी देकर उसका वोट ले लेता है, 1000 रुपए देकर उसका वोट ले लेता है। एक भैंस की कीमत भी 50,000 है, एक बकरी की कीमत भी 10,000 है, एक मुर्गे की कीमत भी 500,000 है, 500 रुपए है।
लेकिन तुमने अपने समाज की कीमत नहीं बताई कि उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि देश की सरकारें पलट सकता है। तुम्हारे समाज के वोट की कीमत सिर्फ 100 रुपए का पौआ है। तुमने क्यों नहीं बताया? आज भाषण देते कि गांव की ओर चलना पड़ेगा। 12 साल से गांव में न जाने मैंने कितनी जोड़ी चप्पलें घिस दी। गांव में काम करने वालों को इस बड़े बड़े मंच के लोग पागल समझते हैं। अरे पगली है, घूम के थक जाएगी। कम संसाधनों से 12 साल पहले जब थैला लटका के अपने कंधे पे निकली थी तो लोगों ने कहा पागल हो गई है, दिमाग चल गया है, इसका दिमाग चल गया है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ 12 साल बाद फिर वही बात आज वैल्यूबल दिख रही है कि चलो गांव की ओर। तुम्हारा समाज गांव में पड़ा है। तुम चंद मुट्ठी भर शहरों में सूट वूट पहनकर बैठे हो और वोटिंग वहां से होती है, सरकारें वहां से बनती हैं। तुम्हारे पास दिमाग है, विचार है, सोच है, अधिकार है, उसकी समझ है, उसको लेकर के तुम कभी अपने लोगों में नहीं जाते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नाकामी है। मुझे नहीं पता कि इस आराम में तुमने कैसा क्या सुख खोज लिया कि उस समाज का सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये समाज एक बंकर में बंद है और झांक रहा है कहीं से कोई सूरज का किरण दिखाई दे। नेता अपनी अपनी पीपड़ी बजा रहे हैं, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता, मैं बनूंगा तुम्हारा नेता। हर कोई मायावती बनना चाह रहा है, हर कोई मुलायम सिंह यादव बनना चाह रहा है, लेकिन कांशीराम बनना कोई नहीं चाह रहा। ज्योतिबा फूले बनना कोई नहीं चाह रहा। ए मेरे समाज के लोगों, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, क्या तुम इसी तरह दंश में जीते जीते कितनी पीढ़ियां गुजारोगे? एक बार संगठन, मेरा नाम, मेरा पोस्टर, मेरा बैनर छोड़ करके जरा एक बार आकर के तो देखो, इकट्ठा होकर के तो देखो। तुम मुझसे कहोगे कि निर्दय झाड़ू लगानी है इस मंच पर, मैं झाड़ू लगा दूंगी। तुम कहोगे कि ये झूठे बर्तन धोने हैं समाज के, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि इकट्ठे हो जाओ, समाज को इकट्ठा करो। बने बनाए मंचों पर भाषण जीवी मत बनो, मत बनो भाषण जीवी। इन भाषणों से पेट ना भरेगा, अधिकार ना बचेगा। अधिकार तुम्हारी ये आम जनता बचाएगी और ये आम जनता उस दिन कूच कर जाएगी। दिल्ली नहीं, दुनिया के जिस कोने में बुलाओगे उस कोने में आ जाएगी, जिस दिन तुम इसमें जाके अपनी विश्वसनीयता कायम कर दोगे। तुम्हारे दुश्मन ने उसमें विश्वसनीयता कायम कर दी। विश्वसनीयता नहीं करता है तो लालच कायम कर दिया। उसने क्या दिया? हर सीट पर 5 बोरा सामान रखा है, एक तेल की शीशी रखी है और वो अपनी सीट पर बैठेगा और तेल ले जाएगा। तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम विश्वास ही कायम कर लो। तुम्हारे वो अपने हैं, तुम्हारा खून है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें और तुम्हारे पूर्वज सब उसी व्यवस्था से सताए हुए लोग हैं, तो तुमसे तो वो और जल्दी गले मिलेंगे। वो तुम्हें रोटी भी खिलाएंगे, अपने घर का जो घी बचा हुआ है वो भी तुम्हारी थाली में डाल देंगे। जाकर के तो देखो उनके बीच में, वो खुद सूखी रोटी खा लेगा, तुम्हें अपनी पतीली की सबसे अच्छी सब्जी खिलाएगा। एक बार जाके तो देखो। मुझसे ज्यादा लिटरेसी वर्ड बोले नहीं जाते, बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन शब्दों को बोलने की जिनसे मैं दुखी हूँ, जो मेरी वास्तविकता है, जो मैंने देखा है। मैंने गांव गांव में देखा है कि आपके समाज को किस तरह से अंदर से खोखला किया जा रहा है। एक घर में 4 लोग दारू पीने वाले हैं, लेकिन पढ़ने वाला एक नहीं है, कमाने वाला एक नहीं है। औरतें दूसरों के घरों में काम ढूंढ रही है, भैया कुछ भी करवा लो हमसे, लेकिन हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए। ये तुम्हारे समाज की स्थिति है। और सूट वूट पहन करके अपनी टाई चमकाते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारी टाई की गांठ पर कि तुमने अपने समाज को बचाने के लिए एक भी काम नहीं किया। मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ, मंच की एक गरिमा होगी, वो अपने साथ में आए हुए लोगों की गिनती कराएगा कि मैंने इस कार्यक्रम के लिए इतना योगदान दिया है। मैं 100 लोग लाया हूँ, मैं 1000 लोग लाया हूँ, उसके टाइम बाउंडिंग होगी कि अगर आप ज्यादा लोग लाए हैं, आपकी विश्वसनीयता समाज में ज्यादा है, आपको सुनने वाले ज्यादा है, आपका लोगों के बीच में काम ज्यादा है, आप बोलेंगे मंच पर। अकेला चलकर आने वाले आदमी को मंचों से अगर हम यूं ही भाषणजीवी बनाते रहे तो ये समाज एक दिन कुछ नहीं होगा आगे बैठने वाला, और यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसको पीछे तक बनाना पड़ेगा और इसको सिकोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसको और ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं पीछे से दिखाई नहीं दे रहा हूँ, सामने वाले की पगड़ी ऊंची जा रही है। गर्दन दिखाएगा, मैं तो रह गया, मेरा मुंह आ जाए। अरे मेरा मुंह मत लो, कहीं भी कहीं मत लो मेरा नाम। मेरे समाज को बचा लो, अपने समाज को बचा लो। ये पीढ़ियां वरना तुम्हें आने वाली आगे जाकर के उन जगहों पर जूते मारेंगे जहां तुम्हें दफनाया जाएगा, और कहेंगे मुझको अपनी ताप देता रहा, कपड़ों को वाइट करता रहा,
और अधिकारों को खा गया सारे। आज हमें दूसरों की फिर से गुलामी करनी पड़ रही है। बस मैं शर्मिंदा होकर के इस मंच से जा रही हूँ। मेरे लिए आज इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर्फ यही है कि बाबा साहब आपकी बच्ची दुखी होकर के ये कह रही है जिस समाज को तुमने अधिकार दिए वो अधिकार खाकर कायल हो गया, वो ज्यादा समझदार हो गया, वो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगा और छोटे समाज को पीछे छोड़ आया। तुमने जिसकी लड़ाई लड़ी है उसी पर अब राज करने लगा, ये उसी को भाषण सुनाने लगा। बस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अगर जिस किसी के दिल में दर्द उठता हो ना तो सामने आकर के कहे और कहे कि हम अगर महीने में 4 छुट्टी मिल रही है तो 2 छुट्टी मेरी समाज की और 2 छुट्टी मेरे बीवी बच्चों की, और 2 दिन गांव में जाकर के काम करे। तब देखिए कि आपकी कितनी बड़ी आवाज उठती है। इतना बड़ा समाज और यहाँ देखो तो कुछ भी नहीं। अरे पूरे गांव, जब आप गांव में जाओगे ना तो 99% ओबीसी और एससी मिलेगा, और जब शहर की पोस्ट कॉलोनियों में जाओगे तो 99% आपको सवर्ण क्लास मिलेगा और आप 0, अठन्नी भर भी नहीं हो, चमन्नी भर भी। और बात करते हो अधिकार लेने की, बात करते हो उनसे लड़ने की। राष्ट्रीय स्तर की सोच नहीं है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की सोच नहीं है। मैं क्या दूं, मैं त्याग करती हूँ। कहने से नहीं होता, व्यवहार में छलकता है। सर के बाल से लेकर आपके नाखून के पैर तक छलकना चाहिए कि वास्तव में आप समाज के लिए सच्चे हो। आपके व्यवहार से दिखना चाहिए, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। आप सब लोग कल फिर आइएगा, मुझसे शर्मिंदा